देखिए यहाँ थर्ड पेपर है और जिसका नाम है वीमेन एंड लिटरेचर। और यहाँ थर्ड पेपर में पहला जो है पोयम है लेडी लैज़रस। इसको मैंने अपने हिसाब से नोट्स में लिखा है। लेडी लैज़रस को लिखा है सिल्विया प्लैथ ने लिखा है, सिल्विया प्लाथ ने लिखा है लेडी लैज़रस। अब लेडी लैज़रस सिल्विया प्लाथ के जो पिता की डेथ हुई थी बहुत अर्ली एज में हो गई थी और प्लाथ का डाइवोर्स हो गया था इनके हस्बैंड के साथ में और प्लाथ ने कई बार सुसाइडल अटेम्प्ट किया था। तो ये सिल्विया प्लाथ के बारे में है कि सिल्विया प्लाथ के पिता की डेथ जो है बहुत अर्ली एज में हो गई थी। प्लाथ का डाइवोर्स जो है उनके हस्बैंड के साथ में हो गया था। आगे देखिए, इन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट किया था, जैसा कि इन्होंने 2 बार सुसाइडल अटेम्प्ट किया था, तीसरी बार इनकी डेथ हुई थी। अब लेडी लैज़रस पोएम के बारे में बात करें तो लेडी लैज़रस को लिखा था सिल्विया प्लाथ ने लिखा था, 1962 में लिखा था, 1962 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? ड्यूरिंग अ क्रिएटिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी इन द मंथ बिफोर हर डेथ बाय सुसाइड इन 1963। देखिए 1963 में जब इनकी सुसाइड से डेथ हुई थी तो उसके पहले इन्होंने इस वर्क को लिखा था। 1962 में, 1 साल पहले लिखा था, लेकिन ये लेडी लैज़रस पब्लिश हुई थी मरने के 2 साल बाद, यानी कि 1965 ईस्वी में पब्लिश हुई थी। ये पोएम जो है सिल्विया प्लाथ का एक मोस्ट एंड्योरिंग वर्क है। सिल्विया प्लाथ ने ये जो पोएम लिखा है लेडी लैज़रस, तो लेडी लैज़रस पोएम का टाइटल भी है और लेडी लैज़रस पोएम में स्पीकर भी हैं। और ये लेडी लैज़रस जो है बिब्लिकल लैज़रस की तरह है। जिस तरह से बिब्लिकल लैज़रस की डेथ हो गई थी और उनको जीसस ने रिसरेक्ट किया था, फिर से जीवित किया था, सेम यहाँ पर सिल्विया प्लाथ के साथ होता है। आगे देखिए, द मैन जीसस रिसरेक्टेड फ्रॉम द डेड इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन, द स्पीकर इज आल्सो रिसरेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। अब यहाँ पर क्या होता है, जीसस ने बिब्लिकल लैज़रस को डेथ से रिसरेक्ट किया था, फिर से जीवित किया था। और इसके बाद में इसी तरह यहाँ स्पीकर बताती हैं किस तरह से वो मरना चाहती है, लेकिन उनको लोगों के द्वारा बचा लिया जाता है ना। और इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के से वो बहुत ज़्यादा अप्रेस है, मतलब बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ है और इसमें वो जीना नहीं चाहती है। समरी की बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया गया है लेडी लैज़रस की समरी। लेडी लैज़रस स्पीकर जो हैं ये बता रही हैं कि मैंने इसे फिर से किया है ना, यद्यपि 10 साल में मैं 1 बार तो करते ही हूँ, ठीक, और मैं मरने का प्रयास करती हूँ, लेकिन फिर से मैं मरती नहीं हूँ, फिर से मुझे बचा लिया जाता है। मैं एक मिरेकल की तरह हो गई हूँ, क्योंकि जब मैं मरने से बच जाती हूँ तो लोग मुझे आते हैं देखने और मुझे कहते हैं अरे ये तो मिरेकल है जो है। मेरी स्किन इस तरह से वाइट हो गई है जैसे लैम्प शेड होता है, जैसे नाजिस लोग स्किन से, डेड पर्सन के स्किन से मतलब वो कुछ बनाते हैं, उसी तरह से मेरी स्किन हो गई है। और जो है मेरा फुट जो है इस तरह से हैवी हो गया है जैसे पेपर का वेट हैवी होता है। मेरा फेस एकदम से अजीब सा हो गया है। और इसके साथ में आगे देखिए ये कह रहे हैं कि मैं हाल में ही मर गई हूँ या मर जाऊँगी और ये मेरा 9 में से तीसरा टाइम है। क्या शर्म की बात है ना। हर 10 साल में मैं इस तरह से अपने आप को डिस्ट्रॉय करती हूँ, है ना। जहाँ पर मुझे देखने के लिए मिलियन फ्लैशिंग बल्ब्स आते हैं, मतलब कई सारे लोग आते हैं देखने के लिए। जेंटलमैन और लेडीज़ के क्राउड आती है मुझे देखने के लिए और वो मेरे हाथों को देखते हैं, मेरे नीज को देखती है। और सेम मुझे जैसा कि मैं मरने से बच जाती हूँ तो मुझे वैसे ही पहली जैसा पाते हैं और वो इस तरह से कहते हैं कि जैसे ये एक मिरेकल हो। फर्स्ट टाइम मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था तब जब मैं 10 साल की थी, जो कि एक एक्सीडेंट के थ्रू हुआ था, जहाँ पर ये कार के द्वारा एक्सीडेंट होता है इसका, लेकिन ये बच जाती है। सेकंड टाइम आई डाइड आई वाज इंटेंशनल।
सेकंड टाइम जब इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था तो वो जो है बिल्कुल इंटेंशनल था, इन्होंने जानबूझकर किया था। और आई मीन फॉर इट टू लॉस्ट, मुझे तो केवल अपने आप को लॉस्ट करना था ना, नहीं सॉरी, आई मीन फॉर इट टू लास्ट, और मुझे ऐसा लगा था जैसे दूसरी बार मैं मर जाऊंगी, टू नेवर कम बैक, और मैं वापस नहीं आऊंगी। आई रॉक्ड इनटू अ बॉल सेटिंग माई सेल्फ वर्ड लाइक अ सीसेल, लेकिन मैं फिर वापस आ गई। फिर इसके बाद में हर चीज़ों की तरह मरना जो है मेरे लिए एक आर्ट हो गया है, एक स्किल हो गई मेरे लिए, है ना। मैं इस स्किल में, इस आर्ट डाइंग स्किल में मैं तो बहुत अच्छी हो गई हूँ। मैं मरने का प्रयास करती हूँ लेकिन मरती ही नहीं हूँ, है ना। और इस तरह से मैं जब मरकर जीवित हो जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हेल में हूँ, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है ना। मैं प्रयास हमेशा करती हूँ, ठीक। और फिर ये कहती हैं कि एक ड्रामेटिक रिसरेक्शन में कहती हैं कि जब मैं वापस आती हूँ तो सेम प्लेस सेम बॉडी के साथ आती हूँ, फिर से मुझे बिल्कुल वैसे ही मैं फिर से हो जाती हूँ जैसे मैं मरने के पहले थी, सुसाइड अटेम्प्ट के पहले थी। और ये एक मिरेकल की तरह होता है। और एक तरह से मैं इन चीज़ों से थक गई हूँ। और ये कहती है कि डॉक्टर तुम तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, मैं तुम्हारे लिए एक आर्टिस्टिक वर्क की तरह तुम्हारी एक वैल्यूएबल आइटम हो गई हूँ क्या, एक बेबी हो गई हूँ क्या, कि जब चाहोगे तब मुझे जीवित कर लोगे, मतलब इस तरह से जो है। और वो जो है इस तरह से इस साउंड ऑफ स्क्रीमिंग करती है ना। वो कहती है बस अब मेरे लिए और कुछ नहीं, बस रोने धोने के सिवा और कुछ नहीं है। और इसके साथ में वो कहती है कि अब जब मैं मर जाऊंगी तो बस केवल राख जो बचेगी, और उस राख में से आप कोई चीज़ पाओगे नहीं उसमें से, है ना। और इसके साथ में वो कहती है कि लूसीफर मैं जब मरूंगी, अब तीसरी बार जब मैं मरूंगी, अब मैं तीसरी बार सुसाइड अटेम्प्ट करूंगी तो मैं पक्का मर जाऊंगी, और इस बार मैं फिर से जीवित होंगी, और जब मैं फिर से जीवित होंगी तो मैं आऊँगी तुम लोग से बदला लेने के लिए आऊँगी। और इसके बाद ये फाइनली तीसरी बार ये सुसाइड अटेम्प्ट करती है। और तीसरी बार जब ये सुसाइड अटेम्प्ट करती है तब ये अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है, और पूरा विंडो वगैरह हर चीज़ को एकदम टेप से चिपका लेती है, यानी कि कमरे को बिल्कुल सील पैक कर देती है। और उसके बाद में स्टोव जला देती है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड इसके माइंड में चले जाने से तीसरी बार इसकी डेथ हो जाती है ना। तो इस तरह से डेथ हो जाती है। फिर आते हैं थीम, लेडी लेजरस। इस पोएम का थीम क्या है, तो इस पोएम का थीम है डेथ एंड सुसाइड, जेंडर एंड ऑपरेशन, सफरिंग और परफॉर्मेंस है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पोएम है ट्रिब्यूट टू पापा बाई ममता कालिया। देखिए ट्रिब्यूट टू पापा को लिखा था ममता कालिया ने लिखा था। अब ट्रिब्यूट टू पापा एक ऐसी पोएम है जिसको ममता कालिया ने लिखा था। ममता कालिया जब 9 साल की थी तब से इन्होंने वर्क जो है लिखना शुरू कर दिया था। और ममता कालिया ने लगभग 25 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। इनमें 4 नॉवेल्स हैं और 10 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है और कई सारी चीज़ें हैं। ममता कालिया ने ट्रिब्यूट टू पापा एंड द अदर पोएम्स 1970 और पोएम 78 को इन्होंने पोएट्री का 2 वॉल्यूम पब्लिश किया, एक तो ट्रिब्यूट टू पापा एंड अदर पोएम्स के नाम से और दूसरा पोएम 78 के नाम से। अब इनका पोएम जो है, ये जो ट्रिब्यूट टू पापा या इनकी कोई भी पोएम होती थी, कहीं ना कहीं वीमेंस लाइफ में जो फ्रस्ट्रेशंस होती हैं उन फ्रस्ट्रेशंस पर बेस्ड होती हैं कि किस तरह से घर के अंदर और घर के बाहर वीमेंस की लाइफ की सिचुएशन के बारे में बताती हैं। इनका मेन फोकस ये होता है, इनका जो मेन फोकस होता है लव पर होता है, वीमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उन पर होता है, और मेन और वीमेन के रिलेशनशिप पर ये मेन रूप से फोकस करती हैं। अब ममता कालिया एक फेमिनाइन डिजायर्स की पोएट हैं, यानी कि फेमिनाइन डिजायर्स को ये फोकस में रखती हैं, होप्स को, फियर्स को, लोनलीनेस को एक्सपीरियंस्ड बाय वीमेन इन जनरल, यानी कि जनरल रूप से जो वीमेन के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है, डिजायर, होप, फियर, इन सबको वो एक फेमिनाइन डिजायर के रूप में रखती, इसलिए ममता कालिया को कहा जाता है पोएट ऑफ फेमिनाइन डिजायर्स कहते हैं। इसके बाद में
ये जो है वीमेंस के सफरिंग को ऑब्जर्व करती हैं, किस तरह से वीमेन सोसाइटी में सफ़र कर रही हैं और उनके एक्सपीरियंस पर लिखती हैं। अब जैसे ट्रिब्यूट टू पापा एक ऐसी पोएम है जहाँ पर ममता कालिया जो हैं अपने पिता को एक कॉम्प्लीमेंट देती हैं, अपने पिता के प्रति अपने व्यूज को बताती हैं। क्या बताती हैं? तो इस तरह से बताती हैं कि उनके पिता जो हैं, उनके पिता के अंदर इतना करेज नहीं है कि वो अपने बेटी के, जैसे अगर उसकी बेटी उसके अपने अफेयर के बारे में बता दे तो उनके पिता के पास इतना करेज नहीं कि वो सोसाइटी में जाकर किसी से कह सके, बल्कि उनके पिता तो इतना ज़्यादा डिस्करेजियस हैं कि वो फांसी लगाने की सोचते हैं, सुसाइड करने की सोचते हैं। और इसके साथ में उनके पिता इतने अमीर भी नहीं, तो ममता कालिया चाहती हैं कि वह इतने अमीर हो जाएं, भले ही वो स्मगलिंग से ही पैसा कमाएं, लेकिन पैसा कमाएं और हम कहें कि मेरे पापा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस में काम करते हैं। अच्छा, बात करें ये पोएम का थीम क्या है, तो इस पोएम के थीम की बात करें तो एक कम्युनिकेशन गैप को दिखाया गया है यहाँ पर। इसके साथ में ममता कालिया पोएट, ये देखिए ममता कालिया बताती हैं कि एक अपने पिता के आइडियल्स को बताती हैं कि उनके पिता के आइडियल्स किस तरह से उनके डाउनफॉल, उनके पिता अपने आइडियल्स, अपने बातों, अपने आदर्शवाद के ही वजह से डाउनफॉल की तरफ हैं। और वो फील करती हैं कि वो अपने पिता को के ऊपर, मतलब ऐसा कहती हैं कि आप इतने अच्छे नहीं हो कि मैं तुम्हारे ऊपर प्राउड फील कर सकूं। और इसके साथ में ममता कालिया जब पोएम शुरू होता है तो अपने पोएम में शुरू करती हैं, हु केयर्स फॉर यू पापा, पापा तुम्हारी केयर कौन करता है। याद रखने ये क्वेश्चन कहीं कंपटीशन में भी आ जाता है कि पोएम ट्रिब्यूट टू पापा किस लाइन से शुरू होती है, तो हु केयर्स फॉर यू पापा, पापा आपकी केयर कौन करता है। वो अपने पिता से क्वेश्चन करती है, हु केयर्स फॉर द क्लियर थॉट्स, क्लियर वर्ड्स, क्लीन टीथ, पापा आपके क्लियर थॉट्स, क्लियर वर्ड्स और क्लीन टीथ की केयर कौन करता है। और वो ये भी क्वेश्चन करती है कि वो तुम्हारी तरह एंजल की तरह एंजल नहीं बनना चाहती है। और वो कहती है कि पापा को एक सक्सेसफुल मैन बनने के लिए कहती है ना, और कहती है कि उस वर्ल्ड में वो एक बड़ा स्थान नहीं अचीव कर पाए हैं, अपने पिता के बारे में ऐसा कहती है। और वो कहती है कि उसके पिता बिना एक लिमिटेड ड्रीम्स के साथ अपना लाइफ गुजारा कर रहे हैं, अपने लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। और ममता कालिया ये इच्छा जाहिर करती है कि काश उसके पापा जो है स्मगलिंग वाला बिजनेस करते और वो जो है अपने पिता के बारे में कहती कि उसके पिता जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में हैं और इससे उनके पास पैसा बहुत रहता। पोएट कहती हैं कि उसके पिता हमेशा जो है एक नोबल मैन बनने का प्रयास करते हैं, है ना, और इसके साथ में और बाकी वो किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर उनको टाइम भी मिलता है तो वो मंदिरों में घंटों घंटों पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो एक सक्सेसफुल मैन नहीं बनना चाहते हैं, एक पैसे वाला नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपने मॉडल मैन बनने के चक्कर में वो जो है एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह रह जाते हैं। पोएट यहाँ पर जो है पिता के लिए बताती है, अपने पिता से कहती है कि पापा मैं तुम्हारी तरह या जैसा तुम चाहते हो रानी लक्ष्मीबाई की तरह मैं नहीं बनना चाहती। वो जो है अपने पिता के डिसऑनिंग के बारे में सोचती है और क्वेश्चन करती है, व्हाट इफ आई स्टार्ट कॉलिंग यू मिस्टर कपूर लोअर डिवीजन क्लर्क अकाउंट्स सेक्शन। वो अपने पिता से कहती क्या होगा अगर मैं तुमको मिस्टर कपूर लोअर डिवीजन क्लर्क अकाउंट सेक्शन कहने लगूं, तो इसमें क्या हो जाएगा। और ट्रिब्यूट टू पापा एक ऐसा पोएम है जहाँ पर इस तरह से बेटी जो है अपने पिता के फेलर के बारे में बात करती है और वो अपने पिता से ओपनली कहती है कि क्या होगा अगर वो अपने लव अफेयर के बारे में आपको बता दे तो, लेकिन आपके अंदर इतना भी करेज नहीं है, आप इतने साइंग नेचर के हो कि आप जो है जाकर दूसरे से कह सकोगे कि मेरी बेटी लव अफेयर में है। वो जो है अपने लवर के बारे में बताती है और वो कहती है व्हाट इफ हर टमी स्टार्ट शोइंग अप, क्या होगा अगर उसका टमी जो है बाहर, पेट बाहर निकलना शुरू हो जाए, मतलब अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तब क्या होगा, है ना, प्रेग्नेंट हो जाए और वो जो
एबॉर्शन ना करवाना चाहे तब क्या होगा? वो कहती है कि उसके पापा इतने साइनेस नेचर के हैं कि वो ऐसे सोचेंगे कि सुसाइड करने के लिए सोचेंगे। और वो अपने पिता से कहती है कि आप परेशान मत होइए, मैं केयरफुल रहूँगी, ऐसा नहीं करने वाली हूँ। लेकिन उसके पिता के दिमाग में सुसाइड का विचार आने लगेगा, हिम्मत से काम नहीं लेने वाले हैं। तो इस तरह से ट्रिब्यूट टू पापा में एक डॉटर ने एक तरह से पिता को, डॉटर ने फादर को, अब आप समझ लीजिए एक तरह से कोसा है ना। यहाँ पर उन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड के डॉटर की थिंकिंग को बताया कि आजकल की जो डॉटर होती हैं वो अपने पिता से एक्सपेक्ट क्या करती हैं, इस टाइप का एक्सपेक्टेशन वो रखती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पोएम है द यूनिकॉर्न। अब देखिए द यूनिकॉर्न को लिखा था सुनीति नाम जोशी ने। द यूनिकॉर्न एक पोएम है, इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था सुनीति नाम जोशी ने। सुनीति नाम जोशी इज वाइडली रिगार्डेड एज अ मेजर फिगर इन इंग्लिश। सुनीति नाम जोशी इंग्लिश में एक मेजर फिगर के रूप में रिगार्ड इनको किया जाता है। और सुनीति नाम जोशी एक इंडियन राइटर हैं और इसके साथ में ये फेमिनिस्ट लेस्बियन पोएट है। देखिए लेस्बियन पोएट का मतलब ये होता है कि मेल से रिलेशनशिप बनाए और फीमेल से रिलेशनशिप बनाए। तो ये सुनीति नाम जोशी फेमिनिस्ट लेस्बियन पोएट हैं। इन्होंने पोएट्री के कई सारे कलेक्शन लिखा, कई सारे नॉवेल्स लिखा और चिल्ड्रंस बुक यानी कि बच्चों के लिए भी कई सारी किताबें लिखी। इनका जो वर्क जो है सेवरल लैंग्वेज जैसे कि स्पेनिश, इटालियन, डच, चाइनीज, कोरियन और हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। ये जो पोएम है द यूनिकॉर्न, इसमें नाम जोशी ये ट्राई करती हैं कि रियलिटी, जो रियल चीज़ों को माइथोलॉजिकल यानी कि अनरियल चीज़ों से कनेक्ट करने का प्रयास की हैं। और इसमें इन्होंने लव और आइडिया ऑफ लव के बीच कॉन्ट्रास्ट को भी दिखाया है इस पोएम के थ्रू। इसके बाद में पोएटेस जो हैं मिथिक, जो कि रियल नहीं है, मिथिक एग्जिस्टेंस को सिम्बलाइज करने के लिए यहाँ पर इन्होंने यूनिकॉर्न लिया है और यूनिकॉर्न का एग्जाम्पल लिया है। और यहाँ पोएटेस जो हैं उस वाइल्ड यूनिकॉर्न के बारे में बताती हैं, ठीक, और कहती हैं कि वाइल्ड यूनिकॉर्न एक मिथिकल हॉर्स लाइक एनिमल होता है ना, वाइट एनिमल हॉर्स लाइक होता है और जिसके माथे के यानी कि फोरहेड के सेंटर से केवल एक जो है सिंगल हॉर्न, एक सींग निकली हुई है। ऐसे वाइल्ड यूनिकॉर्न है। वाइल्ड यूनिकॉर्न एक मिथिकल हॉर्स लाइक बट वाइट एनिमल है that contains a single horn groaning from the center of its forehead। पोएटेस जो है उस यूनिकॉर्न पर राइड करती हैं और जो है वो बताती हैं, क्या बताती हैं? सी एबल टू क्रॉस द लीव्स एंड सिल्वर थॉर्न एंड फाउल वेदर। और वो कहती हैं कि वो लीव्स एंड सिल्वर थॉर्न और फाउल वेदर को क्रॉस करने के लिए एबल हैं। इसके साथ में इट सीम्स एज इफ द पोएटेस हैड ब्रॉट nature under her control। Again the poetess address her beloved and says, love, will you ride with me? But her love left behind and here her heart is broken। यहाँ पर जब पोएटेस अपने उस यूनिकॉर्न जो कि मिथिकल हॉर्स लाइक वाइट एनिमल है उस पर जब राइड करते हैं, सवारी कर रही होती हैं, तो अपने प्रेमी से पूछती हैं कि लव, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, क्या तुम मेरे साथ सवारी करोगे? लेकिन उसका लब जो है मना कर देता है और वो अपने लबर को पीछे छोड़ देती हैं और यहाँ पर उनका हार्ट ब्रोकन हो जाता है, उनका दिल टूट जाता है। लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू चलती रहती हैं, है ना। फिर आगे देखिए, दिस इज अ वर्च्यू एंड फिलोसफिकल डेथ ऑफ लव। यहाँ पर लव का जो है एक वर्च्यू और फिलोसफिकल रूप से डेथ हो जाता है। और स्पीकर आगे जो हैं चलती हैं, ठीक, और अपने बिलव्ड को पीछे ही छोड़ देती हैं। दिस डिस्क्राइब्स द मैन वीमेन रिलेशनशिप वेयर द लेडी वांटेड टू राइड विद हर लवर। ये जो है मैन वुमेन रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है जहाँ पर लेडी जो है अपने लवर को पीछे छोड़ देती हैं या उस इंसान को पीछे छोड़ देती हैं
या बिलव्ड को पीछे छोड़ देती हैं और अपने यूनिकॉर्न पर जब वो राइड कर रही होती हैं तो यूनिकॉर्न पर राइड करना वो कंटिन्यू रखती हैं। आप इस पोएम को यानी कि यूनिकॉर्न बाई सुनीति नाम जोशी, इस पोएम को आप किससे कनेक्ट कर सकते हैं? माई लास्ट डचेज ब्राउनिंग, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम है माई लास्ट डचेज से, या रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम है द लास्ट राइड टुगेदर, इनसे आप कंपेयर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं इस पोएम को। और इस पोएम में ड्यूक ऑफ फेरारा जो है, माई लास्ट डचेज में ड्यूक ऑफ फेरारा जो इंसल्ट फील करती है जब उसकी लाइफ ड्यूक ऑफ फेरारा जो है इंसल्ट महसूस करता है जब उसकी वाइफ वाइट म्यूल पर सवार हो जाती है। और पोएटेस जब यहाँ पर सेम इसी तरह यहाँ पर पोएटेस जब यूनिकॉर्न पर सवार होती है तो एक्चुअली ये जो है इट हैज़ एक्चुअली माइल्ड इट्स स्पिरिट। शी इज एबल टू क्रॉस द लीव्स एंड सिल्वर थॉर्न एंड फाउल वेदर, इट सीम्स एज इफ द पोएटेस हैड ब्रॉट नेचर अंडर। ये देखिए रिपीट हो रहा है, 1 मिनट में आगे चलता हूँ। यहाँ पर आ जाए। ही फाइंड्स इट रिडिकुलस फॉर अ क्वीन एंड टू बिहेव इन सच अ मैनर। जब देखिए ड्यूक ऑफ फेरारा ये पाता है कि उसकी पत्नी एक म्यूल पर सवारी कर रही है तब वो बहुत ज़्यादा इसको रिडिकुलस पाता है। ड्यूक ऑफ फेरारा लुक्स एट हिज क्वीन फ्रॉम द पैट्रियार्कल व्यूज, और ड्यूक ऑफ फेरारा अपने रानी को एक पैट्रियार्कल व्यूज से देखता है। सेम इसी तरह यहाँ इस पोएम द यूनिकॉर्न, इस पोएम में जो स्पीकर हैं वो राइड कर रही हैं और अपने लब से पूछती हैं क्या तुम मेरे साथ जो है यात्रा करोगे, सवारी करोगे, लेकिन वो चली जाती है, वो मना कर देता और इसलिए यहाँ पर स्पीकर अकेले ही यात्रा करने के लिए कंटिन्यू चलती है। इन दिस पोएम द यूनिकॉर्न वी कैन फाइंड नाम जोशी बीइंग अ लेस्बियन राइटर कैन थिंक ऑफ अ स्पीकर हु इज लेस्बियन एंड इज इन लव विद अ गर्ल। इस पोएम में यूनिकॉर्न में लेस्बियन राइटर जो कि सुनीति नाम जोशी हैं, ये एक स्पीकर के बारे में सोच सकती हैं जो कि एक लेस्बियन है, या हो सकता है ये अपने लव गर्ल के बारे में बात कर रही हूँ, या हो सकता है बॉय के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये लेस्बियन पोएट है। और लेस्बियन पोएट का मतलब होता है कि ऐसा, मतलब लेस्बियन का मतलब ये होता है जो मैन का रिलेशनशिप जब मैन से होता है या वीमेन का रिलेशनशिप वीमेन से होता है तब वहाँ पर लेस्बियन होता है। आगे, वीमेन रिलेशनशिप इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द कन्वेंशनल सोसाइटी, और हमारे इस कन्वेंशनल सोसाइटी में वीमेन या मैन रिलेशनशिप एक्सेप्टेबल नहीं है। और यहाँ पर इसलिए स्पीकर जो हैं अकेले ही अपनी यात्रा कंटिन्यू करती है। यूनिकॉर्न पर इस तरह सवारी करना एक मिथिक एक्ट की तरह है। एंड फॉर सेक्स वन नीड्स समवन टू लव, और यहाँ पर ये बताया गया है कि सेक्स के लिए किसी ना किसी को लव की ज़रूरत होती है, विदाउट लव कोई सेक्स नहीं होता है। Here the wild unicorn indicates the elements of passionate love and desires in human beings। यहाँ पर वाइल्ड यूनिकॉर्न एक पैशनेट लव के एलिमेंट्स को इंडिकेट करता है और ह्यूमन बींग्स में डिजायर को एक्सप्रेस करता है। अब यहाँ पर वाइल द पास्ट लीव्स सिम्बलाइजेज इमेज ऑफ फीमेल जेनिटल, और यहाँ पर जो पास्ट लीव्स हैं वो फीमेल जेनिटल को सिम्बलाइज करती हैं। Besides unicorn as belonging to horse family already enhance the sexual, the unicorn the becomes of sex symbol of sex toy। यहाँ पर यूनिकॉर्न जो है एक सेक्स टॉय का सिंबल के रूप में दिखाया गया है या बन जाता है। However the irony is that since the love stage behind it means the speaker has to carry along the task only, which is a clear indication of self stimulation। कंक्लूजन की बात करें, the poem is all about one's life in one's own self realization। reliance। अब देखिए ये पोएम जिसका नाम द यूनिकॉर्न है, ये जो है किसी एक इंसान के खुद के सेल्फ रियलेंस की बारे में बात करता है, खुद के विश्वास के बारे में बात करता है, एक तरह से पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करता है। वन शुड बी एबल टू ट्रस्ट वन सेल्फ, एक व्यक्ति को खुद में ट्रस्ट करना चाहिए, नॉट टू मूव्ड बाई व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट यू। और इस
आपके बारे में दुनिया क्या सोचती है, इस चीज़ को सुनकर जो है आपको अपने मार्ग को, अपने एम को चेंज नहीं करना चाहिए। द स्पीकर शोज द डिसीजन मेकिंग पावर एंड सी कंटिन्यूअस द जर्नी। स्पीकर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर को एक्सप्रेस करता है और वो जर्नी को कंटिन्यू रखता है। पोएम इज अ ब्लिस व्हेन द स्पीकर इज एबल टू रियलाइज द विक्ट्री ओवर डेड सेंस ऑफ लॉस बाय पास्ट लव एंड फाउल वेदर। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वर्क है आपका, एक्चुअली ये एक नॉवेल है, मदर ऑफ 1084। इसको लिखा है महाश्वेता देवी ने। अब यहाँ पर देखिए मदर ऑफ 1084, ये एक्चुअली बंगाली प्ले 1084 माँ का एक ओरिजिनल ट्रांसलेशन है। 1084 माँ, इसको पब्लिश किया गया 1974 ईस्वी में। और मदर ऑफ 1084 ये क्रोनोलॉजिकल या हिस्टोरिकल प्ले है। ये कैसा प्ले है? क्रोनोलॉजिकल या हिस्टोरिकल प्ले है। इसमें नेक्स्ट लाइट मूवमेंट की बात हुई है। नेक्स्ट लाइट मूवमेंट 1967 में हुआ था, जिसमें लैंडलेस वर्कर और ट्राइबल पीपल ने मनी लेंडर और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट जो है रिवोल्ट कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। हंड्रेड्स ऑफ यूथ वर किल्ड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, और इस मूवमेंट में हजारों यूथ जो है मारे गए थे। इसमें मदर ऑफ 1084 में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? तो एक तो सुजाता चटर्जी हैं। सुजाता चटर्जी जो कि एक प्रोटागोनिस्ट हैं, और दिव्यनाथ चटर्जी से इनकी शादी हुई है। और दिव्यनाथ चटर्जी और सुजाता चटर्जी, इनके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे में 2 सन हैं, जिसमें ज्योति और ब्राती आते हैं, और 2 डॉटर हैं। डॉटर में नीपा और तुली है। ब्राती की बात किया जाए तो ब्राती जो है सुजाता और दिव्यनाथ चटर्जी के सबसे छोटे बेटे हैं, और ये बाद में नेक्स्ट लाइट मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। दिव्यनाथ चटर्जी ये ब्राती के पिता हैं, क्योंकि यहाँ ब्राती को फोकस में रखा गया है। ब्राती की लैब्स का नाम था 1084। नंदिनी, ब्रातीज कॉमरेड एंड हिज बिलव्ड। नंदिनी जो है ब्राती की साथी थी और ब्राती की गर्लफ्रेंड थी। हु असिस्टेड सुजाता अ लॉट टू अनवेल द मिस्ट्री ऑफ ब्रातीज डेथ। नंदिनी ने ही ब्राती के डेथ का जो रहस्य था, उस रहस्य का पर्दा हटाने के लिए सुजाता का काफ़ी हेल्प किया। अब देखिए इस प्ले की बात करते हैं तो प्ले शुरू होता है एक सुबह से, जहां पर कांतापुकुर पुलिस मॉर्ग से दिव्यनाथ के पास फ़ोन कॉल आता है। एक 1 मॉर्निंग से शुरू होता है, जहां पर कांतापुकुर पुलिस मार्ग से दिव्यनाथ के पास एक फ़ोन कॉल आता है, जिनमें उस फ़ोन कॉल के थ्रू दिव्यनाथ से कहा जाता है कि आप थाने में आइए और जो है कॉर्प्स नंबर 1084 को पहचानिए, 100 नंबर 1084 को पहचानिए। इनके पिता समझ जाते हैं कि मैटर क्या है, और इनके पिता तुरंत ही इस बात को जो है इस बात को टालने का प्रयास करते हैं, और इस बारे में अपने बड़े बेटे ज्योति से बात करते हैं। जबकि अपनी वाइफ सुजाता को इस बारे में बिल्कुल नहीं बताते हैं। ये सोचकर नहीं बताते हैं कि लोग जो है कहेंगे, उनको ये कहेंगे, नेक्स्ट लाइट के पापा कहेंगे इनको, और जो है यहीं पर इनकी बेटी तुली का जो इंगेजमेंट भी तय हुआ था, इंगेजमेंट भी होना था, तो इसलिए ये मैटर को हसप करना चाहते हैं। लेकिन सुजाता गोज अलोन टू आइडेंटिफाई। सुजाता को जब पता चल जाता है, तब सुजाता जो है कैसे भी करके, है ना, ये अकेले ही उस कॉर्प्स नंबर 1084 को पहचानने के लिए जाती है। तब सुजाता को जब पता चलता है अपने बेटे के बारे में, तब वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। नहीं, इसके पहले तो सुजाता शौक इस बात को होती है कि किस तरह से उसके पति ने ये सारी बात जो है अपने बड़े बेटे ज्योति को बताया, मुझे जो कि मैं उसकी वाइफ हूँ, मुझे नहीं बताया। इस पर शौक हो जाती है और बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लगती है, और यहीं से सुजाता और दिव्यनाथ चटर्जी के बीच में एक आइसोलेशन यानी कि मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। आफ्टर अ ईयर और सो, मतलब 1 साल के बाद, 1 आध साल के बाद में सुजाता जो है सोमू के
माँ से मिलने जाती है। चूँकि इस नक्सलाइट मूवमेंट में सोमू भी इंक्लूड था और सोमू की भी डेथ हुई थी, तो सुजाता जो सोमू के माँ से मिलने जाती है और जो है नए लोगों से, कई सारे नए लोगों से मिलती है, ठीक, और वहाँ पर उन नए नए लोगों से एक्सपीरियंस गेन करती है। और फाइनली वो जो है नंदिनी से मिलती है। नंदिनी जो कि ब्राती की बिलव्ड थी, उसने जो है ब्राती के डेथ की सारे रहस्य को अनवेल करने में उसके माँ की हेल्प की, ब्राती के माँ की हेल्प किया। और जो है स्लोली सी डिस्कवर्स हर सेल्फ, और धीरे धीरे उसने जो है, यानी कि इनकी माँ ने खुद सारी चीज़ों को पता लगा लिया कि क्या क्या कैसे हुआ था उसके बेटे के साथ। सी लेटर टेक्स अ डिसीजन टू लीव हर हाउस, और उसके बाद में वो जो है उसने डिसीजन किया कि अब वो अपने घर से अपने घर को त्याग देगी। लेकिन सुजाता जो है एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल मदर थी, है ना, और इसलिए उसने अपनी बेटी तूली के इंगेजमेंट सेरेमनी को अटेंड किया, लेकिन वाइट साड़ी पहनकर। और जब ये वाइट साड़ी में इंगेजमेंट को अटेंड किया, तब जो है सारे लोग क्वेश्चन करने लगे क्या हुआ। तब इनके पिता, ब्राती के पिता यानी कि इनके पति दिव्यनाथ चटर्जी ने एक कटाक्ष की, एक तरह से इनके बारे में कहा, बैड कंपनी बैड फ्रेंड्स द मदर्स इन्फ्लुएंस। बैड कंपनी बैड फ्रेंड्स द मदर्स इन्फ्लुएंस मीन्स बैड लोगों के साथ में रहते थे, बैड फ्रेंड थे, और इसके साथ में इन सब का रीज़न है मदर इन्फ्लुएंस, माँ का लाड़ प्यार। इसके बाद में यहाँ पर आगे होता है कि ये सुजाता जो है यहाँ से निकलते हैं और आगे स्टेज पर ये लोगों को बताती हैं क्या क्या कैसे हुआ, और सारे लोग कोलैप्स करते हैं और फाइनली ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर नक्सलाइट मूवमेंट की बात हुई है, और एक तरह से यहीं पर ये भी बताया गया है कि वीमेन की पोजीशन हमारे सोसाइटी में कैसे है, किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है। क्योंकि नंदिनी ने बताया था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था, तो किस तरह से मतलब क्या कैसे हुआ था, तो सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। और नंदिनी ने ये भी बताया था कि नक्सलाइट मूवमेंट जो एक ग्रुप था हम लोग का, उसमें एक पुलिस इन्फॉर्मर निकल गया था, उसी की वजह से ये सारा हुआ। तो ये कंप्लीट हो गया आपका 1084। नेक्स्ट है आपका फायर ऑन द माउंटेन। इसको लिखा था अनीता देसाई ने। कब लिखा था? 1977 ईस्वी में लिखा था फायर ऑन द माउंटेन। इसको किसने लिखा था? अनीता देसाई ने लिखा था। ये आपका एक प्ले है। इसमें कैरेक्टर कौन है? नंदा कौल हैं। नंदा कौल जो कि एक विडो हैं, एक विधवा हैं, और ये हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती चली आई हैं। और ये कहाँ पर रहती हैं? कसौली में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। नंदा कौल कहाँ पर रह रही हैं? कसौली में। और लास्ट में नंदा कौल फील्स क्रश्ड बाय द वेट ऑफ द लाइज। नेक्स्ट है नंदा कौल्स हस्बैंड। नंदा कौल्स के हस्बैंड जो हैं एक वाइस चांसलर हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और ये यूनिवर्सिटी में ही किसी टीचर से इनको प्यार हो जाता है और उसमें वो चले जाते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं अलगाव हो जाता है यहाँ से। आशा जो नंदा कौल की बेटी है, तारा नंदा कौल की ग्रैंड डॉटर है। देखिए नंदा कौल की बेटी आशा है, और आशा की बेटी क्या है, कौन है? आशा की बेटी है, नहीं सॉरी, क्या बता दिया भाई। नंदा कौल की बेटी है आशा, और जो है आशा की बेटी है तारा। हाँ गुड, आशा की बेटी है तारा। इस तरह से तारा क्या हुई? नंदा कौल की ग्रैंड डॉटर हुई ना। और देखिए यहाँ लिखा भी है तारा जो आशा की बेटी है, और तारा जो है राका की माँ है ना। यानी कि तारा की बेटी कौन है? राका है। इसके बाद में राकेश कौन है? तो राकेश जो है तारा के हस्बैंड हैं, है ना। राकेश जो हैं तारा के हस्बैंड हैं और राका के पिता हुए, इस तरह से, है ना। और ये बहुत ही, राकेश एक वेल रिगार्ड डिप्लोमेट हैं। राका जो है
नंदा कौल की ग्रेट ग्रैंड डॉटर है ना। ये जो है जिनेवा जाते हैं, राका के माता पिता यानी कि राकेश और तारा जब जिनेवा जाते हैं तब राका को कहाँ छोड़ जाते हैं, नंदा कौल के पास छोड़ जाते हैं। क्लियर है, ये क्लियर है ना। नंदा कौल की बेटी कौन है, आशा है। नंदा कौल की बेटी है आशा है और आशा की बेटी है तारा, और तारा की शादी हुई थी राकेश से। तारा और राकेश की बेटी है राका। आगे देखिए यहाँ पर इलादास, बात करें इलादास की तो इलादास नंदा कौल की दोस्त है जो कि बचपन से ही फ्रेंडशिप में रही हैं। और इलादास की वॉइस बहुत श्रिल और लाउड वॉइस है। और ये जो है इलादास कसौली के गांव में, कसौली गांव में वेलफेयर ऑफिसर के रूप में काम करती है। रामलाल जो हैं ये कोरिग्नैनो में नंदा कौल के रसोइया हैं, मीन्स कुक हैं। और प्रीत सिंह जो हैं लोकल चाइल्ड ब्राइड के फादर कहलाते हैं। और प्रीत सिंह ने इलादास का रेप किया था और इलादास को जान से मार दिया था, क्योंकि ये इलादास चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती थी, इसलिए प्रीत सिंह ने इलादास को रेप करके इनको मार दिया था। मिस डेविड एक टीचर हैं जो कि नंदा कौल के पति के साथ में एक लंबा अफेयर था मिस डेविड का। तो ये हो गए कैरेक्टर इसमें। अब नेक्स्ट है आपका जैस्मिन को लिखा है भारती मुखर्जी ने। जैस्मिन को किसने लिखा, भारती मुखर्जी ने। जैस्मिन एक नॉवेल है। नॉवेल में कैसा नॉवेल है, तो जैस्मिन जो है नॉवेल में एक डोमेस्टिक टाइप का नॉवेल है। जैस्मिन को पब्लिश किया गया था 1989 ईस्वी में। जैस्मिन को कब पब्लिश किया गया था, 1989 ईस्वी में। और देखिए जैस्मिन एक क्या आपका नॉवेल है, नॉवेल में फिक्शन नॉवेल है। अब जैस्मिन में कैरेक्टर कौन है, तो पहली कैरेक्टर जैस्मिन है। एक्चुअली जैस्मिन का जो शुरुआती नाम था ज्योति था, है ना। ज्योति से जैस्मिन नाम रखा था इनके पति प्रकाश ने, ये नहीं है ना। और जैस्मिन का नाम फिर रखा गया जैन, है ना। जैन नाम कहा दिया था बर्ड ने। जैस्मिन का नाम जेस भी था, जेस नाम दिया था टेलर ने। इसमें एक एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने बचपन में ही ज्योति के बारे में भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन तुम बहुत जल्दी विधवा भी हो जाओगी और तुम देश से बाहर रहोगी। इसके बाद में जैस्मिन ब्रदर, जैस्मिन का भाई जिसका नाम हरिप्राण है ना। और नेक्स्ट है कैरेक्टर सुखविंदर, जो कि खालसा लायंस के मेंबर में से एक हैं। सुखविंदर जिन्होंने जैस्मिन के पति प्रकाश की हत्या कर दी थी। प्रकाश जो कि जैस्मिन के हस्बैंड हैं। प्रोफेसर देवेंद्र वधीरा हाँ, प्रोफेसर देवेंद्र वधीरा हैं। इसके बाद में खालसा लायन के 2 सिक्स हैं। और साड़ीज, ये साड़ी के शॉप पर प्रकाश जो है जैस्मिन को ले जाते हैं और वहीं पर जो है प्रकाश की हत्या की जाती है सुखविंदर के द्वारा। हाफ फेस नाम का एक कैरेक्टर है जो कि अमेरिका में जैस्मिन को रिसीव करने के लिए जाता है और हाफ फेस के द्वारा जैस्मिन का रेप भी किया जाता है, लेकिन जैस्मिन ने हाफ फेस की चाकू से हत्या कर दी थी। लिलियम गार्डन जो कि 70 साल की महिला है जिन्होंने जैस्मिन की हेल्प किया था। टेलर और बिली जो कि हस्बैंड वाइफ हैं। और यहाँ पर एक कैरेक्टर है डैरल जो कि जैस्मिन से प्यार करता है, लेकिन जैसे जैस्मिन ने मना कर दिया था तब इसने आत्महत्या कर ली थी। डफ टेलर और बिलीज का एडेप्टेड सन है। स्टुअर्ड जो हैं ये बिलीज का लवर है, जबकि बिलीज जो है पत्नी थी टेलर की, लेकिन बाद में बिलीज जो है स्टुअर्ड के साथ भाग जाती है। रिपल मेयर जो कि एक ओल्ड वुमेन है। और बैंकर जिसका नाम है बर्ड। क्लियर है, ये कैरेक्टर है। नेक्स्ट बात करें अ रूम ऑफ वंस ओन। अ रूम ऑफ वंस ओन को लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने। वर्जीनिया वुल्फ एक फेमस राइटर थी, नॉवलिस्ट थी, पब्लिशर थी और क्रिटिक थी।
अ रूम ऑफ वन सॉन एक एस्से है, इसको लिखा गया वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा, लेकिन पब्लिश हुआ था 1929 में। एस्से को डिलीवर किया गया था 1928 में लेक्चर को, लेकिन एन रूम ऑफ वन सॉन एस्से के फॉर्म में पब्लिश किया गया 1929 में, जब वर्जीनिया वुल्फ ने अपने लेक्चर में मॉडिफाई किया। तो आफ्टर मॉडिफाइंग इन हर लेक्चर, वर्जीनिया वुल्फ का वर्क अ रूम ऑफ वन सॉन है। वर्जीनिया वुल्फ को एक टॉपिक दिया गया था न्यूनहैम और गिल्टन कॉलेज में, जब ये गई थी तो इनको एक टॉपिक दिया गया था कि वीमेन एंड फिक्शन पर आपको लेक्चर देना है। और वर्जीनिया वुल्फ की बात करें तो ये 20वीं सेंचुरी की फेमिनिस्ट राइटर हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट राइटर में से एक हैं। और अ रूम ऑफ वन सॉन की फिक्शनल सेटिंग कहाँ पर है, तो ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी, एक्चुअली ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड और जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कॉम्बिनेशन है। ये एस्से, कौन सा एस्से, अ रूम ऑफ वन सॉन, 2 लेक्चर पर बेस्ड है। 1928 में लेक्चर डिलीवर किया गया था, किसके द्वारा, वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा। कहाँ पर, न्यूनहैम कॉलेज और गिल्टन कॉलेज में, ये फर्स्ट 2 वीमेन कॉलेज है। और यहाँ पर सब्जेक्ट इनको मिला था वीमेन एंड फिक्शन पर इनको लेक्चर डिलीवर करना था। वर्जीनिया वुल्फ के फेमस वर्क की बात करें तो एक तो टू द लाइट हाउस है और द वेब्स है। वर्जीनिया वुल्फ का फेमस वर्क और क्या है, अ रूम ऑफ वन सॉन तो है ही, इसके साथ में टू द लाइट हाउस और द वेब्स भी है। मेन थीसिस की बात करें, इस एस्से का मेन थीसिस क्या है, तो इस एस्से का जो मेन थीसिस है, वीमेन को पैसे और एक खुद के कमरे की नीड होती है अगर वो कुछ लिखना चाहती है तो। अ रूम ऑफ वन सॉन जो है एवरी वुमेन को रिप्रेजेंट करती है, इसमें नैरेटर अनइम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ में फिक्शनल यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिया गया है ऑक्सब्रिज जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ ने कुछ फिक्शनल कैरेक्टर को भी लिया, जैसे मैरी बैटन, मैरी सैटन, मैरी कार्माइकल और यहाँ प्रोफेसर वॉन एक्स जो कि एक अगली पर्सन प्रोफेसर थे, और जूडिथ शेक्सपियर, सपोजिंग डेट इफ शेक्सपियर हैड अ सिस्टर, सपोज करते हुए कि शेक्सपियर के पास कोई सिस्टर होती तब क्या होता। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस वेयर वर्जीनिया वुल्फ फेस्ड द फीमेल इज नॉट सुपीरियर रेदर देन मेल बिकॉज ऑफ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। देखिए ऐसे कौन कौन से प्लेस हैं जहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ ने ये पाया कि फीमेल को इन्फीरियर दिखाया गया है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के द्वारा। तो एक तो गार्डन है ना, गार्डन है जहाँ पर ये जब जाते तो गेट कीपर के द्वारा रोका जाता है और इनसे कहा जाता है कि गार्डन में विमेंस की एंट्री मना है। और दूसरा कैंटीन है जहाँ पर ये जब जाकर देखते हैं तो लोग जो हैं बात करते हैं और बात में कहीं ना कहीं वीमेन को ही फोकस में रखते हैं, उनको इन्फीरियर दिखाते हैं। और कॉलेज लॉन में जाकर रोक दिया जाता है कि यहाँ पर बैठना मना है। लाइब्रेरी में पहली बार जाते हैं तो इनसे ये कहा जाता है कि आप जाओ किसी मैन के साथ में आओ, लेकिन ये दूसरी बार जब जाती हैं तो जैसे तैसे करके एंट्री करती हैं और वहाँ पर वीमेन वर्क को खोजती हैं। लेकिन जब वीमेन वर्क खोजती हैं तो इनको ऐसा कोई वर्क नहीं मिलता है कि जो वीमेन वर्क हो लेकिन वीमेन के द्वारा लिखा गया हो। जो भी वर्क इनको मिलता है वो सारा वर्क जो है किसके द्वारा लिखा गया होता है, वो सारा वर्क कहीं ना कहीं मेल के द्वारा लिखा गया होता है और मेल ने अपने हिसाब से वुमेन के बारे में लिखा था। इन्होंने अपने लेक्चर में कुछ वीमेन का एग्जाम्पल दिया जो कि इंस्पायरेशनल सोर्स का काम करता है, जैसे अफ्रा बेन जो 17वीं सेंचुरी की एक फेमिनिस्ट राइटर हैं, और जो हैं जेन ऑस्टेन, एमिली डांटे, इन सब का इन्होंने एग्जाम्पल दिया था। अ रूम ऑफ वन सॉन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको वर्जीनिया वुल्फ ने अपने इमेजरी कैरेक्टर्स जैसे मैरी बैटन, मैरी सैटन, मैरी कार्माइकल और जूडिथ शेक्सपियर के माध्यम से समझाया है। ओके, और यहाँ पर देखिए समरी, पार्ट 1 की समरी बात करते हैं तो फिक्शनल कैरेक्टर मैरी बैटन यूनिवर्सिटी में रिवर के किनारे बैठी होती है, और जब यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी में एक रिवर के किनारे में बैठी होती हैं, ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी के पास रिवर के किनारे, तो वहाँ पर जो है एक व्यक्ति आता है, ये यूनिवर्सिटी ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी में रिवर के किनारे बैठी होती हैं
और वहाँ पर बैठकर ये सोच रही होती हैं, फिक्शन, विमेन एंड फिक्शन के बारे में सोच रही होती हैं। लेकिन वहाँ पर जो है मैरी बैटन को डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ गेट कीपर आकर उनसे बोलता है कि यह स्थान केवल मेल स्कॉलर और मेल फेलोज के लिए ही है, आप यहाँ पर बैठ नहीं सकती हैं। इसके बाद मैरी बैटन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाती हैं, और जब लाइब्रेरी में जाती हैं तो लाइब्रेरियन जो होता है वो उसको अंदर जाने से रोक देता है और कहता है कि महिला को अंदर जाना मना है, केवल मेल पर्सन के साथ ही महिला अंदर आ सकती है। फिर दोबारा यहाँ मैरी को फिर से जो डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन का भेदभाव करना पड़ता है। फिर मैरी कॉलेज में लंच करने जाती है, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि लंच तो बहुत अच्छा है, आसपास का वातावरण भी ठंडा और शांत है ना, और वो सोचती है कि इस बॉयज़ यूनिवर्सिटी में हर तरह की फैसिलिटी उपलब्ध है, ऐसा मैरी बैटन सोचती है। उसके बाद वो विमेन कॉलेज वापस जाती है और वहाँ पर जहाँ पर वो एक मेहमान के रूप में रुकी रहती है और अपने फिक्शनल दोस्त मैरी सैटन से अपनी सारी कहानी ऑक्सब्रिज के अनुभव के बारे में बताती है कि ऑक्सब्रिज में रहकर उसने क्या क्या देखा, और सारी चीज़ें बताती हैं। अब मैरी सैटन को कैम्ब्रिज कॉलेज के उसके सुविधाओं और उसके वातावरण के बारे में बताती हैं, विस्तृत रूप से बताती हैं। मैरी सैटन को मैरी बैटन बताती हैं कि ऑक्सब्रिज में लेखन के लिए कितना परफेक्ट इन्वायरमेंट है, कितना पीसफुल प्लेस है। वो कहती है कि बॉयज़ कॉलेज में रिच पर्सन और राजा के द्वारा दान किया जाता है, लेकिन ये रिच पर्सन इतनी अच्छी फंडिंग विमेन कॉलेज में नहीं करते। अगर फीमेल के बारे में कोई सोचता ही नहीं, इसीलिए तो फीमेल विमेन कॉलेज की दशा बहुत ज़्यादा माइजरेबल है, दयनीय है, इस बात होती है। और पार्ट 2 में मैरी बैटन से ही पार्ट 2 शुरू होता है। मैरी बैटन फिर से ऑक्सब्रिज की लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ पर वो जैसे तैसे करके समहाउ कॉलेज में इंटर करती है, लाइब्रेरी में इंटर करती है, और लाइब्रेरी में बैटन अपने लेखन के लिए नए विचार खोजती है और पूरा प्रयास करती। वो ऐसा कोई वर्क खोजना चाहती थी जो कि विमेन पर लिखा गया हो, उसको किसी विमेन राइटर ने ही लिखा हो, है ना, लेकिन उसको ऐसा कोई मिलता नहीं है। अब देखिए, वास्तव में उनके लेखन का जो शीर्षक होता है वो विमेन और फिक्शन होता है, जिसके ऊपर कंटेंट खोजने के लिए कोशिश करती है। और वो लाइब्रेरी में नोटिस करती है कि इतनी सारी किताबें हैं, लेकिन उन्हें कोई बुक नहीं जो कि विमेन राइटर के द्वारा लिखा गया हो और विमेन पर हो। सभी वर्क थे मेल के द्वारा लिखे गए थे। वास्तव में मैरी ऐसी रचना खोज रही थी जो कि विमेन पर हो, विमेन ने ही लिखा हो, लेकिन दुर्भाग्य से मैरी सैटन को ऐसा कोई वर्क नहीं मिलता है। और बैटन फिक्शनल कैरेक्टर, फिर वहाँ बैठकर फिक्शनल कैरेक्टर प्रोफेसर वॉन वैक्स का एक ड्राइंग बनाती है, और उस ड्राइंग के थ्रू वो बताती है किस तरह से ये वॉन वैक्स प्रोफेसर एक अगली पर्सन है, और ये जिस तरह से अगली दिखता है इसी तरह से इसका विमेन के प्रति भी एटीट्यूड अच्छा नहीं है, और ये विमेन से बहुत नफरत करता है, विमेन हेटर है। इसीलिए फंडामेंटली मैरी बैटन जो है इस स्केच के माध्यम से, मैरी बैटन के इस स्केच के माध्यम से बताना चाहती थी कि मेल राइटर्स भी अपनी राइटिंग में फीमेल के रिगार्डिंग गलत चीज़ें लिखा करते थे अपने हिसाब से, है ना। वर्जीनिया वुल्फ ने किसी राइटर को ओपनली टारगेट तो नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभी कैरेक्टर फिक्शनल रूप से प्रयोग किया है। मैरी बैटन अब लंच करने जाती है और वहाँ पर बिल पे करते समय वो सोचती है कि वो स्वयं कितनी भाग्यशाली कि उसके पिता और चाचा की दौलत उसके पास है, अगर नहीं होता तो उसे कितना चिंता करने पड़ता। और वो ये सब सोचते हुए वो जो है अपने आप को एक लकी भाग्यशाली भी समझती है, और जो कहती है कि वो अच्छी बात यह है कि वो एक अमीर ख़ानदान से संबंधित है ना। अब इसके बाद में मैरी बैटन जो एल्जाबेथन पीरियड के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि एल्जाबेथन में वीमेन जो हैं फिक्शन ही लिखती थी, नॉवेल से लिखती थी, कविता क्यों नहीं लिखती थी, है ना। जबकि फिक्शन, कविता, पोइट्री हर फील्ड में मेल राइटर जैसे क्रिस्टोफर मार्लो या शेक्सपियर ने अपने जो हैं मास्टरपीस लिखे। वो सोचती है क्यों कोई फीमेल ने क्यों कोई पोएम नहीं लिखा। शायद इसका रीज़न ये है कि वो इस स्केच के माध्यम से बताना चाह रही थी
कि जिस एक मिनट हाँ, शायद इसका माध्यम इसका रीज़न ये है कि उस समय एलिजाबेथन एज के दौरान जो है फीमेल राइटर की लिखी गई कविता को पब्लिश नहीं करने दिया जाता था और ना ही उनको लिखने के लिए बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी जाती थी, और एलिजाबेथन एज के दौरान मेल राइटर को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था, इसलिए फीमेल राइटर जो है पीछे रह गई। अब नेक्स्ट पार्ट 3 की समरी शुरू होती है वर्जीनिया वुल्फ के एक विशप की फेमस लाइन से शुरू होती है, जहाँ पर विशप की फेमस लाइन है कैट्स डोंट गो टू हेवन, जो बिल्ली हैं वो स्वर्ग नहीं जाती हैं, वीमेन कांट राइट द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, इसी तरह वीमेन भी शेक्सपियर की तरह प्लेज नहीं लिख सकती हैं। बिशप की इस लाइन को क्रिटिसाइज करते हुए वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं सपोज इफ शेक्सपियर हैड अ सिस्टर एंड हुज नेम वर जूडिथ शेक्सपियर, सपोज करो अगर शेक्सपियर की कोई बहन होती, उसका नाम जूडिथ शेक्सपियर होता, तब क्या उसे शेक्सपियर की तरह उसे भी बेस्ट स्कूल में पढ़ाया गया होता, उसे भी गुड एजुकेशन दी गई होती? अगर दी गई होती तो वो भी आगे करती, लेकिन उसको सीमित रखा गया और रिजल्ट क्या निकला? अल्टीमेटली जूडिथ जो है अपने ही घर में जूडिथ को सेक्स डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा और फाइनली वो जो है सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है, और इस तरह से वो अपने साथ में अपने शौक को मार देती है और उसके अंदर जो भी टैलेंट था वो सारी चीज़ें क्या करती हैं? ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, इसका रीज़न ये है क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उस समय की जो सोसाइटी थी वो स्ट्रक्चर्ड अगेंस्ट वीमेन होती थी। अब पार्ट 4 जो फिक्शनल कैरेक्टर मैरी बैटन के साथ शुरू होता है, जहाँ पर मैरी बैटन के बारे में बताया गया कि मैरी बैटन सोचती है कि वीमेन राइटर्स केवल नॉवेल्स ही क्यों लिखते हैं, पोएट्री या ड्रामा क्यों नहीं लिखती हैं, है ना? ऐसा तो संभव है नहीं कि सारी वीमेन के पास सेम ही टैलेंट हो, है ना? सारी की सारी जो हैं वीमेन सब नॉवेल लिख रही हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। शायद फिर ये कहती हैं कि इसका रीज़न हो सकता है कि वीमेन के पास अपना खुद का जो है कोई रूम नहीं है, एकांत कमरा ना हो, और ना ही उसके पास पैसा हो, क्योंकि पोएट्री लिखने के लिए एकांत स्थान की नीड होती है और उसको पब्लिकेशन में बहुत सारा पैसा लगता है। ठीक है, अगर उनके पास भी ये मनी और रूम, खुद का पर्सनल रूम होता तो शायद वो भी मास्टरपीस क्रिएट कर सकती थी। फिर वो एक फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में सोचती हैं जिसका नाम है मैरी कारमाइकल, जिसने लाइफ एडवेंचर्स पर एक किताब लिखी, और मैरी कारमाइकल की वर्क को मैरी बैटन पढ़ती और सोचती है कि ये तो लिखी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैरी कारमाइकल ने अपने वर्क में कई सारी मिस्टेक की है, जैसे राइटिंग स्टाइल में, राइटिंग फ्लोज में, सिंटेक्स में, है ना? फिर वो सोचती है शायद इसी तरह मैरी कारमाइकल की ही तरह कई सारी फीमेल हैं जो कि लिखती हों और अपने राइटिंग में सुधार करने का प्रयास करती हैं। इस तरह से फीमेल राइटर के द्वारा धीरे धीरे लिखने की मतलब प्रथा शुरू हुई। इसमें बात करें फिर क्या होता है, अ रूम ऑफ वंस ऑन में एक तरह से फाइनली पार्ट में आप कह सकते हैं कि वर्जीनिया वुल्फ ने जो है फीमेल राइटर्स के कुछ नाम बताएं, जिससे उन्होंने कहा कि इनसे जो हमें इंस्पायर होना चाहिए, जैसे जेन ऑस्टन, अफ्रा बेन जो कि 17वीं सेंचुरीज की पोएट हैं, एमिली डांटे, इन सब के बारे में बताया, और एक तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने फोकस किया कि फीमेल राइटर्स को लिखने के लिए फोकस किया। वहाँ पर अपने स्टूडेंट को, क्योंकि वीमेन कॉलेज में गए थे, तो इन्होंने ये कहा कि आप लोग अपने बेटी के लिए लिखो, है ना? इस तरह से लेगेसी लिखो, तब एक जो है फेमिनिज्म या ये शुरू होगा लिखने वाले प्रति। इसका मेन थीम क्या है? रूम ऑफ वंस ऑन का मेन थीम क्या है? वेल्थ एंड प्रॉपर्टी है, फ्रीडम फ्रॉम पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल की स्पेलिंग गलत है, PATRIARCHAL, हाँ, फ्रीडम फ्रॉम पैट्रियार्कल सोसाइटी, वीमेन लिटरेचर और जेंडर इक्वालिटी पर फोकस किया गया है। अब यहाँ पर देखिए अ रूम ऑफ वंस ऑन बाय वर्जीनिया वुल्फ, इसको शॉर्ट में देख लीजिए। ये एक एस्से है, वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा था, 1929 में पब्लिश हुआ था, और ये जो हैं 20वीं सेंचुरी की फीमेल राइटर हैं। कौन? वर्जीनिया वुल्फ हैं। इसके बाद में ये बेस्ड 2 लेक्चर पर बेस्ड है। 1928 में न्यूनहैम कॉलेज और गिल्डन कॉलेज पर
जो इन्होंने लेक्चर डिलीवर किया था वीमेन एंड फिक्शन सब्जेक्ट पर, उसी पर इन्होंने ये एसे लिखा है। और इसमें थीसिस की बात करें तो वीमेन को पैसे की नीड होती है और खुद की कमरे की नीड होती है अगर वो लिखना चाहती है तो, है ना। और यहाँ पर कहते हैं नैरेटर इम्पॉर्टेंट नहीं है और इस तरह से वो हर वुमेन को अपने माध्यम से रिप्रेजेंट करती हैं। फिक्शनल यूनिवर्सिटी ऑक्सब्रिज का जिक्र किया है। ऑक्सब्रिज जो है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो है मिक्सअप है, कॉम्बिनेशन होता है ना। और फिर इसके बाद में ये कॉलेज लॉन में ये कई सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, सी सीजेज अपॉन सम इम्पॉर्टेंट थॉट एंड रसेस अक्रॉस वन ऑफ द कॉलेज लॉन्स बट इज स्टॉप्ड बाय अ गार्ड who tells her that the lawn is reserved for fellows and scholars. She is shut out of several other areas in the same way before going to lunch party, where she is surprised by the bright conversation of the men and women. Later she eats dinner at the fictional Women's College, Farnham. The meal here is quite different. Reflecting on her day, the narrator realizes that women have been shut out of education and fictional and intellectual legacy that men had always had access to. The next day, the narrator goes to the British Library and finds that it is a masculine institution. There are shelves of writing by men about women. She theorizes that women have a mirror in which men have always seen themselves enlarged and strengthened, and that men have used their literature and scholarship to affirm the inferiority of women, mostly to protect their own superiority. Looking back on the legacy of women writes, the narrator finds that there is hardly any information about the average woman's life, what she did, what she liked, and so on. So she invents the story of William Shakespeare's sister, imaginary sister Judith Shakespeare, a woman with the potential of genius, but who is never able to write a word and ends up committing suicide because of the way that society is structured against women. But now narrator asserts it has become possible for women to write. The narrator lists the history of women rights and their influence on each other. She charges the women of Newnham and Girton College, her audience, to create a legacy for their daughters. She consumes the image of Judith Shakespeare lying dead, buried beneath the streets of Borough of London, but says all is not lost for the tragic character. Since poets never really die but are reinterpreted and given life by others, the women in her audience have the opportunity to bring Judith to life and create the history that Judith never had. इसका थीम की बात करें, फाइनेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, वीमेन एंड सोसाइटी, क्रिएटिंग अ लेगेसी फॉर वीमेन राइटर, ट्रूथ, फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस। अब ये लास्ट वर्क है, इंट्रोडक्शन टू द सेकंड सेक्स। इंट्रोडक्शन टू द सेकंड सेक्स इसको लिखा था सैमुअल डी बॉबियर ने। सैमुअल डी बॉबियर ने लिखा इंट्रोडक्शन टू द सेकंड सेक्स। एक्चुअली सैमुअल डी बॉबियर एक जो है फ्रेंच राइटर हैं। ये इंट्रोडक्शन टू द सेकंड सेक्स पब्लिश हुआ 1949 में। 2 वॉल्यूम में इसको लिखा गया था, फैक्ट्स एंड मिथ्स में और लिव्ड एक्सपीरियंस में। फैक्ट्स एंड मिथ्स की बात करें तो सी रोज द क्वेश्चन व्हाट इज वुमेन। फैक्ट्स एंड मिथ्स में वो क्वेश्चन करती हैं वीमेन क्या हैं। मैन जो कंसिडर करते हैं वीमेन को अदर के रूप में, पहले तो क्वेश्चन ही बनता है कि वीमेन क्या हैं। सी टुक द एग्जाम्पल ऑफ पाइथागोरस, रोजा, लग्जमबर्ग, मैरी करी। लिव्ड एक्सपीरियंस, सी टुक हेयर अ गर्ल टेकिंग विद द बिगिनिंग ऑफ हर लाइफ डॉल। एग्जाम्पल डॉल, बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड। नेक्स्ट, इट वाज द मास्टरपीस ऑफ फेमिनिज्म इन सेकंड वेव। देखिए द सेकंड सेक्स जो है सेकंड वेव में लिखा गया फेमिनिज्म का मास्टरपीस वर्क है सैमुअल डी बॉबियर का।
सी टाक्स अबाउट एज मैन गेव द सेकंड प्लेस एंड कंसिडर्ड देम द सेकंड सेक्स। वो बात करती हैं कि वीमेन को मैन के द्वारा सेकंड प्लेस पर रखा गया और इनको सेकंड सेक्स के रूप में कंसीडर किया जाता है। वीमेन आर नॉट द सेकंड और अदर, वीमेन सेकंड या अदर नहीं है, दे आर इक्वल टू मैन इन एवरी एस्पेक्ट। वो लाइफ के एवरी एस्पेक्ट में मैन के इक्वल हैं। वन इज़ नॉट बॉर्न अ वीमेन बट बिकम्स वन। कोई वीमेन के रूप में पैदा नहीं होता है लेकिन उसको वीमेन बनाया जाता है। सोसाइटी, कल्चर, इन्वायरमेंट मेक्स अ वीमेन पैसिव एंड डिपेंडेंट। सोसाइटी, कल्चर, इन्वायरमेंट ये सब वीमेन को पैसिव और जो है डिपेंडेंट बनाता है। गिविंग बर्थ एंड प्रोवाइडिंग सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन टू मैन, और वो मैन के द्वारा ये समझा जाता है कि जो वीमेन होती हैं ये एक बच्चे के जन्म देने के लिए होती हैं, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए होती हैं। दिस थ्योरी रिलेट्स विद एग्जिस्टेंटियलिज्म। अब एक तरह से ये जो सेकंड सेक्स की थ्योरी है एग्जिस्टेंटियलिज्म के साथ रिलेट करती है। अब बात करें सिमन डी बॉबियर की, तो सी वाज अगेंस्ट मैरिज, ये मैरिज के अगेंस्ट थी, प्रेगनेंसी के अगेंस्ट थी, डोमेस्टिक फीमेल डाइवर्स या पैट्रियार्की के अगेंस्ट थी कि अगर मेल का इस तरह का नज़रिया है तो इन सब के अगेंस्ट हो जाओ। सिमन डी बॉबियर इज अ फ्रेंच फेमिनिस्ट राइटर। सैमुअल डी बॉबियर जो हैं, सैमुअल नहीं होगा साइमन होगा, सॉरी स्पेलिंग गलत है, SIMONE। साइमन डी बॉबियर एक फ्रेंच फेमिनिस्ट राइटर हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया सेकंड पेपर पूरा।